वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है 96, बराबर 96 पेज के ऊपर देखिए। ननु गजादेह शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्वे इदानीं अधिष्ठान साक्षात्काराभावेन जागरणे अपि स्वप्नोपलब्ध गजादयः अनुवर्तेरन्। यहाँ तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, शंका ग्रंथ है। उत्तर दिया जा रहा है उच्चते। मिला? तो देखो भाई, तो क्या कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी? बात ये चल रही थी पीछे से कि स्वप्न पदार्थ अध्यस्त है, जैसे कि शुक्ति के ऊपर रजत आदि अध्यस्त है, उस प्रकार स्वप्न पदार्थ भी अध्यस्त है। अब उन स्वप्न पदार्थों का परिणामी उपादान कारण कौन? तो उस बात को भी बताया था कि कुछ लोग साक्षात माया का ही परिणाम मानते स्वप्न पदार्थों को, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अंतःकरण वृत्ति के द्वारा माया का परिणाम है स्वप्न पदार्थ। जो भी कुछ हो, लेकिन स्वप्न पदार्थ अध्यस्त है। ठीक है। अब यदि समझ लीजिए स्वप्न पदार्थ माया का परिणाम मानेंगे, तो माया का मतलब होता है ब्रह्म चैतन्य के आश्रित जो माया, उसका परिणाम है कौन? स्वप्न पदार्थ। अर्थात स्वप्न पदार्थ के लिए परिणामी उपादान कारण कौन? माया। यदि ऐसी बात है तो उन स्वप्न पदार्थों का अधिष्ठान हो जाएगा कौन? ब्रह्म चैतन्य। क्योंकि ब्रह्म चैतन्य आश्रित अविद्या का परिणाम माना आपने स्वप्न पदार्थों को, तो स्वप्न का अधिष्ठान कौन हो जाएगा? फिर ब्रह्म चैतन्य हो जाएगा। ठीक है। और अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ही अध्यस्त पदार्थ और अध्यस्त पदार्थ का जो उपादान कारण होता है, उनकी निवृत्ति होती है। अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान उपादान की निवृत्ति द्वारा अध्यस्त पदार्थों को निवृत्त कराता है, बात करा देता है। ये नियम है। समझ लीजिए माया का साक्षात परिणाम स्वप्न पदार्थ है, अर्थात उस स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है। और यदि ऐसी है स्थिति, तो समझ लीजिए किसी को स्वप्न पड़ा, थोड़ी देर के बाद स्वप्न समाप्त हुआ और जागृत अवस्था प्राप्त हुई। अब जागृत में आने के बाद भी उसको वो स्वप्न प्रपंच, स्वप्न जो दिखाई दे रहा था ना, वो अभी भी दिखाई देना चाहिए। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों ऐसा आप कह रहे हो पूर्व पक्षी बाबा? तो पूर्व पक्षी कहता है, क्या अधिष्ठान के ज्ञान से ही उपादान की निवृत्ति द्वारा अध्यस्त की निवृत्ति होती है, और स्वप्न से जागृत में आना मतलब अधिष्ठान का ज्ञान थोड़ी है। जागृत का ज्ञान हुआ, इसका मतलब ब्रह्म का ज्ञान थोड़ी हुआ है, क्योंकि स्वप्न का अधिष्ठान आपने तो ब्रह्म माना, क्योंकि माया का परिणाम माना है। और जागृत में आना, जागृत का ज्ञान होना मतलब अधिष्ठान का ज्ञान तो है ही नहीं है। तो अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, तो स्वप्न का उपादान कारण अविद्या माया, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। अब उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो स्वप्न प्रपंच वैसा ही आना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए जागृत में आने पर भी। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई कि नहीं पूर्व पक्षी की? तो देखिए पंक्ति, ननु गजादि। मिला? तो ननु के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। ननु स्वाप्न गजादि नाम स्वाप्न गजादि नाम साक्षात अविद्या परिणामत्वे, साक्षात अविद्या परिणामत्वे तेषां स्वप्न पदार्थानां
अहंकारादि अनवच्छिन्न चैतन्ये, अहंकारादि अनवच्छिन्न चैतन्ये, कंस में लिखिए ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य कंस बंद, अध्यासात, अध्यासात अर्धविराम जागरे अपि, जागरे अपि स्वप्न पदार्थानां, स्वप्न पदार्थानां प्रतिभासः, प्रतिभासः बराबर प्रतीतिः, प्रतीतिः स्यात् अर्धविराम, तत्र तत्र तत् अधिष्ठान साक्षात्काराभावेन, तत् अधिष्ठान, तद अधिष्ठान साक्षात्काराभावेन साक्षात्कार अभावेन तेषां स्वप्न पदार्थानां तेषां स्वप्न पदार्थानां अनिवृत्तेः अनिवृत्तेः इति शंकते, इति शंकते ननु इति, ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, किस बात को मन में रखकर शंका कर रहा है मूल में, तो वो लिख के दिया आपको। ननु स्वप्न गजादी नाम, स्वप्न मतलब स्वप्न में प्रतीत होने वाले गजादी नाम साक्षात अविद्या परिणामत्वे, साक्षात वो यदि अविद्या का परिणाम अविद्या का कार्य है तो तेषाम स्वप्न पदार्थाना, फिर उन स्वप्न पदार्थों का अधिष्ठान हो जाएगा कौन? ब्रह्म चैतन्य, है कि नहीं? अहंकार आदि अनवच्छिन्न चैतन्य अर्थात ब्रह्म चैतन्य में वो अध्यस्त है, ये कहना पड़ेगा। अर्थात स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य हुआ, ये हुआ। फिर क्या होगा? जागरे अपि, स्वप्न से जागृत अवस्था में आने पर भी क्या होगा? प्रतिभास मतलब स्वप्न पदार्थों की प्रतीति होनी चाहिए। क्यों? कि तत्र मतलब जागृत अवस्था में आने पर तत् अधिष्ठान साक्षात्काराभावेन, तत् स्वप्न पदार्थ, उन स्वप्न पदार्थों के अधिष्ठान का साक्षात्कार हुआ है क्या? जागृत में आना मतलब ब्रह्म ज्ञान होना, ऐसा थोड़ी है। अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान हुआ ही नहीं जागृत में आने पर। तो अधिष्ठान साक्षात्काराभावेन तेषाम स्वप्न पदार्थानां, फिर उन स्वप्न पदार्थों की क्या नहीं होगी? निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अधिष्ठान के साक्षात्कार से अध्यस्त की क्या होती है? निवृत्ति होती है। तो जागृत में भला आ गया आदमी, तो भी अधिष्ठान का ज्ञान न होने से स्वप्न पदार्थ की प्रतीति जागृत में भी होनी चाहिए, ये उसकी शंका है। इस प्रकार की इस भाव को मन में रखकर मूल में शंका कर रहा है। तो मूल की पंक्तियों को देखिए। ननु गजादेह शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्वे, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य मतलब कौन? उसके ऊपर एक शब्द लिखिए, अहंकारादि अनवच्छिन्न, अहंकारादि अनवच्छिन्न चैतन्याध्यस्तत्वे, चैतन्याध्यस्तत्वे, चैतन्याध्यस्तत्वे। ठीक है, तो शुद्ध चैतन्याध्यस्तत्व का मतलब लिख दिया अहंकारादि अनवच्छिन्न, जो चैतन्य अहंकार से अवच्छिन्न नहीं है, ऐसा व्यापक चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, वो यदि है कि नहीं, शुद्ध चैतन्य पर यदि अध्यस्त है वो स्वप्न पदार्थ, तो क्या? ननु गजादे शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्वे,
इदानीम, मूल में पंक्ति मिली इदानीम, इदानीम का अर्थ लिखिए जागरे, जागृत काल में, जागृत में आने पर, इदानीम मतलब जागरे। आगे चलिए, अधिष्ठान साक्षात्कारा भावेन, मिला, अधिष्ठान का साक्षात्कार हुआ है क्या? जागृत में आने पर नहीं हुआ है। तो अधिष्ठान साक्षात्कारा भावेन मतलब लिखिए स्वप्नाधिष्ठान साक्षात्कारा भावेन। अधिष्ठान मतलब किसका अधिष्ठान? लिखिए स्वप्नाधिष्ठान साक्षात्कारा भावेन। स्वप्न का अधिष्ठान जो चैतन्य है उसका साक्षात्कार न होने से अधिष्ठान साक्षात्कारा भावेन, मिला पंक्ति। जागरणे अपि मतलब जागृत अवस्था में भी स्वप्नोपलब्ध गजादय अनुवर्तेरन, मिला पंक्ति। स्वप्नोपलब्ध, स्वप्न में उपलब्ध, स्वप्न में प्रतीत होने वाले गजाधिक उनकी अनुवृत्ति होनी चाहिए। कहा? जागरण में भी। क्यों? अधिष्ठान का साक्षात्कार से अध्यस्त की निवृत्ति होती है। यहां पर जागृत में आने पर स्वप्न पदार्थों के अधिष्ठान का साक्षात्कार हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका अधिष्ठान ब्रह्म है। जागरण में आया इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान तो होना, ऐसा तो है ही नहीं है। तो अधिष्ठान का साक्षात्कार न होने से स्वप्न पदार्थों की प्रतीति जागृत में भी होनी चाहिए। तो स्वप्न, हाँ, स्वप्नोपलब्ध गजादय अनुवर्तेरन है ना। तो अनुवर्तेरन का अर्थ लिखिए जागरे अपि, जागरे अपि प्रतीयमानं भवेत् इत्यर्थः। जागरे अपि प्रतीयमानं भवेत् इत्यर्थः। लग गया अर्थ? हाँ, तो ये हुई भाई शंका, बराबर है। अब उसका उत्तर दे रहे उच्चते, मिला पंक्ति। तो उच्चते इसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, जागरे स्वप्न गजादीनाम, जागरे स्वप्न गजादीनाम बाधा भावे अपि, बाधा भावे अपि निवृत्ते संभवात्, निवृत्ते संभवात् अर्धविराम, न प्रतिभासापत्ति, न प्रतिभासापत्ति बराबर प्रतीतेः संभवः न, प्रतीतेः संभवः न इति प्रतिपादयितुम्, इति प्रतिपादयितुम् आदौ, आदौ विनाश द्वैविध्यम दर्शयन्, विनाश द्वैविध्यम दर्शयन् बाद निवृत्त्योः स्वरूपम निरूपयति, बाद निवृत्त्योः स्वरूपम निरूपयति उच्यते इति। उच्यते इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, जागरे जागृत काल में स्वप्न गजादि नाम बाधा भावी भी, सिद्धांति उत्तर दे रहे क्या बात मन में रखकर किस बात का प्रतिपादन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं, इस बात को कहा जा रहा है। तो जागृत काल में स्वप्न गजादि नाम, स्वप्न प्रतीत गजादि नाम बाधा भावी भी मतलब जागृत में आने पर स्वप्न में प्रतीत गजादिकों का बाध नहीं हो रहा है तो भी निवृत्ति हो रही है, अधिष्ठान का ज्ञान हुए बिना।
क्या नहीं हो रहा है? बाध नहीं हो रहा है, किंतु निवृत्ति हो रही, इसलिए प्रतीति नहीं हो रही जागृत में स्वप्न पदार्थों की। अधिष्ठान साक्षात्कार कर नहीं रहने पर भी, क्योंकि निवृत्ति हो सकती है। तो बोलेंगे निवृत्ति हो सकती है, बात नहीं हो रहा है, निवृत्ति हो सकती है। तो बोलेंगे बात क्या चीज है, निवृत्ति क्या चीज है, पहले बताओ, फिर हमको समझ में आएगा कि जागृत में आने पर बात नहीं हुआ, निवृत्ति हुई करके। तो बता रहे थे, तो निवृत्ते संभवात न प्रतिभासापत्ति, अर्थात जागृत में भी प्रतीति का संभव, प्रतीति होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। इति, इस बात को प्रतिपादन करने के लिए आदौ सबसे पहले विनाश द्वैविध्यम दर्शयत, विनाश के दो प्रकार दिखाते हुए बाध और निवृत्तियों स्वरूपम, बाध का स्वरूप क्या है, निवृत्ति का स्वरूप क्या है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार उच्चते इत्यादि पंक्ति से मूल में। हुआ जी? तो देखो भाई, उच्चते कार्य विनाशो ही द्विधः, कार्य का विनाश, विनाश मतलब नाश, वो दो प्रकार का है। कौन कौन? कश्चित उपादानेन सह, एक पहला हुआ अर्धविराम, कश्चित विद्यमाने एवं उपादाने, ये दूसरा हुआ। दो प्रकार का कार्य का विनाश। पहला क्या है? कश्चित मतलब कोई विनाश तो इस प्रकार का है कि उपादानेन सह, मतलब उपादान कारण सहित कार्य का नाश, ये पहला। लेकिन उपादान कारण कौन लेना? विवर्त उपादान कारण नहीं, परिणामी उपादान कारण। इसलिए जो पद आए ना कश्चित उपादानेन सह, तो उपादानेन सह पर लिख के रखिए परिणामी उपादानेन अज्ञानेन सह। परिणामी उपादानेन अज्ञानेन सह, ऐसा समझना। ठीक है, देखो भाई, तो परिणामी उपादान कारण अज्ञान के सहित जो कार्य का विनाश है कि नहीं, ये पहला हुआ। दूसरा है कश्चित विद्यमाने एवं उपादाने, मतलब उपादान कारण वैसे ही है, उसका नाश निवृत्ति नहीं हुई, केवल कार्य का विनाश हुआ। इसको क्या कहेंगे? ये एक नाश हुआ, कार्य का विनाश। वो दो हुए। अब पहले को क्या कहते, दूसरे को क्या कहते? आगे की पंक्ति, आद्य बाधः द्वितीय तो निवृत्ति। तो कार्य का विनाश दो प्रकार का बताया। तो पहला जो कार्य का विनाश है उसको कहते बाध, और दूसरा जो कार्य का विनाश है उसको कहते निवृत्ति। लगी पंक्ति? तो पहला जो कार्य का विनाश है वो कौन सा है? उपादानेन सह, मतलब परिणामी उपादान कारण जो है ना, उसके सहित कार्य का नाश, कहेगी नहीं, उपादान से कारण के सहित कार्य का नाश, उसको कहेंगे क्या? बाध। और दूसरा क्या है? विद्यमाने उपादाने, मतलब परिणामी उपादान कारण जो वो विद्यमान है वैसे ही रहता है, वो नष्ट होता नहीं, केवल उसको बिना कार्य का केवल नाश, उसको कहेंगे क्या? निवृत्ति। ये दो अंतर है। जैसे उदाहरण, पेड़ को काटा है, नष्ट कर दिया, किंतु जमीन के अंदर जो उसका जड़ है, मूली आदि है, वो वैसा ही रखा और ऊपर से छाड़ दिया जमीन के लेवल बराबर, तो वो वृक्ष का नाश हुआ कि नहीं? किंतु वो क्या हुई? वो निवृत्ति है। उपादान वैसे ही रखा है ना, विद्यमान है उपादान, उसका मूल जड़, केवल कार्य का नाश हुआ, तो ये हुई क्या? निवृत्ति। फिर उसके बाद में जेसीबी को बुलाया और उसके मूल सहित सब उठा के फेंक दिया, अब निवृत्ति हुई। अब कैसी? बाध निवृत्ति, उसको कहेंगे बाध। यहाँ की भाषा में उपादान सहित कार्य का नाश हुआ, ये क्या हुआ? बाध। लग गया अर्थ जी? बाध और निवृत्ति, इसमें अंतर समझ में आया? उपादान कारण सहित कार्य की जो नाश है उसको कहेंगे बाध, और उपादान वैसा ही रखकर केवल कार्य की निवृत्ति, उसको कहेंगे क्या? उस कार्य के नाश को कहेंगे क्या? निवृत्ति। चलिए आगे, आद्य बाधः द्वितीय तो निवृत्ति। तो भी इसका लक्षण लिख लीजिए आप। बाधः बराबर नंबर 1, बाधः बराबर नंबर 1 उपादानेन सह कार्यनाशः। उपादानेन सह कार्यनाशः। नंबर 2 उसी का दूसरा लक्षण,
सविलास अविद्या निवृत्ति ही, अर्थ वही है, शब्द बदले, सविलास अविद्या निवृत्ति। ठीक है भाई, देखो तो पहले लक्षण का अर्थ उपादान कारण सहित कार्य का नाश। क्यों? सविलास, विलास मतलब कार्य, कार्य सहित अविद्या की जो निवृत्ति उसको कहते हैं क्या? बाध। अब निवृत्ति का लक्षण लिखिए। निवृत्ति बराबर विद्यमाने एव उपादाने, विद्यमाने एव उपादाने कार्य नाश। ठीक, मतलब विद्यमान उपादान कारण विद्यमान रहते हुए जो कार्य का नाश, ये हो गई क्या? निवृत्ति। लग गया अर्थ? चलिए, उच्यते कार्य विनाशो ही द्विधः, कश्चित् उपादानेन सह कश्चित् विद्यमाने एव उपादाने। आद्य बाधः, द्वितीय तो निवृत्ति। यहाँ तक हुआ ना? आगे चलिए। आद्यस्य कारणम, आद्यस्य, आद्यस्य बाधस्य, आद्यस्य के ऊपर लिखिए बाधस्य कारणम। क्या कारण है बात का? वो बता रहे अभी। आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। ठीक है, बात करना हो तो अधिष्ठान का तत्व साक्षात्कार होना चाहिए, मतलब अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तब होता है क्या? तो बात के लिए अधिष्ठान का ज्ञान जरूरी है। निवृत्ति होने के लिए जरूरत नहीं है कि अधिष्ठान का ज्ञान होना ही चाहिए करके। तो फिर किससे होती है निवृत्ति? तो बता रहे आगे। तो आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। आगे, तेन विना उपादान भूताया अविद्याया अनिवृत्ते। ठीक है, तेन बिना पद आया है। तेन बिना मतलब क्या? तो तेन बिना इसका अर्थ लिखिए। तेन बिना बराबर अधिष्ठान साक्षात्कारेण बिना। अधिष्ठान साक्षात्कारेण बिना, मतलब अधिष्ठान साक्षात्कार हुए बिना उपादान भूताया अविद्याया अनिवृत्ते है। उपादान भूत, किसका उपादान भूत? तो लिखिए उसके ऊपर, उपादान भूताया के ऊपर अध्यस्त उपादान भूताया। अध्यस्त उपादान भूताया मतलब अध्यस्त पदार्थों के लिए उपादान भूत, उपादान स्वरूप जो अविद्या है, उस अविद्याया अनिवृत्ते, अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। अधिष्ठान साक्षात्कार हुए बिना अध्यस्त का उपादान कारण जो अविद्या, उस अविद्या की निवृत्ति होती नहीं है। और अविद्या की निवृत्ति सहित कार्य का नाश होगा तब हम कहेंगे बाद। अर्थात बाद होने के लिए चाहिए क्या? अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार। अधिष्ठान तत्व का, अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान होगा तो अविद्या निवृत्ति होगी, उपादान भूत अविद्या निवृत्ति होगी, अविद्या निवृत्ति होगी उपादान कारण, तो कार्य भी निवृत्त होगा, तो वो बात कहलाएगा। ठीक है, आगे चलिए। ये हो गया भाई बात का स्वरूप बारे में विचार। अब दूसरी जो निवृत्ति है वो कैसी होती है, उसके लिए अधिष्ठान का ज्ञान जरूरी है या नहीं, तब उन सब बातों को कह रहे हैं। द्वितीय, मिला पंक्ति? हाँ, तो द्वितीय, द्वितीय मतलब क्या? हाँ, निवृत्ति। द्वितीय का अर्थ निवृत्ति। तो द्वितीय जो पद आया है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा उतरने का के रूप में। द्वितीय कार्यनाशस्य, द्वितीय कार्यनाशस्य कंस में लिखिए निवृत्ते है, निवृत्ते है कंस बंद। आगे कारणम आह, कारणम आह द्वितीय इति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ, द्वितीय कार्यनाशस्य, दूसरा जो कार्यनाश है जिसको निवृत्ति शब्द से कहा गया है, उसके लिए कौन कारण, इसका विचार दिया जा रहा है। द्वितीय विरोधी वृत्ति उत्पत्ति ही दोष निवृत्ति ही च, दो कारण है भाई, दो में से कोई भी रहा तो भी निवृत्ति हो जाती है। पहला क्या, विरोधी वृत्ति उत्पत्ति, यदि विरोधी वृत्ति उत्पन्न होती है तो भी कार्य की निवृत्ति होती है, कार्य का नाश होता है, केवल कार्य का नाश। क्यों, दोष हट जाते हैं तो भी क्या, कार्य का नाश हो जाता है, अर्थात निवृत्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति हो रही है शाम के समय में, ठीक है। अब उस रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प का बाद कब होगा, जब रज्जु का ज्ञान होगा, तब उस सर्प का उपादान भूत अविद्या की निवृत्ति होगी, सर्प की भी निवृत्ति होगी, तब वो हो जाएगा बाद। किंतु बहुत बार ऐसा होता है कि रज्जु का ज्ञान हुआ ही नहीं तो भी सर्प निवृत्त हो जाता है। वो कैसे, फिर अधिष्ठान का ज्ञान तो हुआ नहीं, तो फिर वो बाद नहीं होता, वो निवृत्ति होती है। कैसे, समझ लीजिए रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति हो रही है और देखते 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 ऐसा पता चल रहा है, अरे सर्प नहीं है भाई, सर्प होता तो इतना देर क्यों एक ही जगह खड़ा रहता, एक ही जगह खड़ा है, वो हलचल डुल नहीं रहा है, नहीं ये तो भूरेशा होगी, निश्चय हुआ क्या, भूरेशा। अब भूरेशा ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब सर्प है यह ज्ञान रहा क्या, नहीं रहा। तो विरोधी वृत्ति उत्पन्न हुई तो पहली वृत्ति चली गई, तो फिर सर्प निवृत्त हुआ कि नहीं अभी, किंतु वो क्या है, अभी निवृत्ति है, ये बात नहीं है, क्योंकि उपादान कर्म विद्या वैसी ही विद्यमान है। अतः ये क्या हुई, निवृत्ति, किससे, विरोधी वृत्ति उत्पन्न होने से। लग गया अर्थ। क्यों हुआ, कभी कभी क्या होता है, दोष निवृत्त हुआ है कि नहीं, क्या दोष, समझ लीजिए अभी आंख में से चश्मा निकाला और किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हुई है, चश्मा यदि नहीं लगाते हैं, एक आदमी के दो आदमी दिखाई देते हैं, कितने, दो। एक ही आया और ये पूछ रहा है, अच्छा आपका नाम, हाँ, और आपका क्या, तो बोलेंगे महाराज जी यहाँ तो कोई नहीं दूसरा, मैं अकेला हूं। अच्छा तो अच्छा भाई आप अकेले हो, है कि नहीं। अब देखो भाई, पहले दो का भ्रम हुआ किंतु द्वित्व बुद्धि चली गई, नष्ट हुई, क्यों, कोई अधिष्ठान का ज्ञान हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अपने आंख में जो दोष था वो हट गया, तो दोष का हटने से भी क्या हो जाता है, निवृत्ति होती है, उसको निवृत्ति कहते हैं। पंक्ति देखिए, द्वितीय विरोधी वृत्ति उत्पत्ति ही एक, क्यों, दोष निवृत्ति, दो में से कोई, तो दोनों का स्वरूप समझ में आया, बाद भी निवृत्ति भी, और उसका कारण क्या वो भी समझ में आया, बाद का कारण क्या है और निवृत्ति का कारण क्या है। अब प्रश्न उपस्थित था क्या, कि स्वप्न से जागृत में आने पर स्वप्न की अनुवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि जागृत में आना मतलब अधिष्ठान का ज्ञान है ही नहीं। यह प्रश्न था पूर्व पक्षी का, उसका उत्तर आप दे रहे हैं। तद इह ब्रह्म साक्षात्काराभावात् स्वप्न प्रपंच महाबाधी, मेरा पंक्ति, स्वप्न प्रपंच का बाद नहीं हो रहा है, मत होने दो, किंतु निवृत्ति तो हो रही है जागृत में आने पर, यह कहना चाह रहे सिद्धांती। तद इह, मेरा पंक्ति, तद इह मतलब क्या, तद इह शब्द का अर्थ लिखिए, तद इह बराबर लिखिए, तद बराबर तस्मात्, तद बराबर तस्मात् बराबर बाद निवृत्त्यो हो भेदात्, बाद निवृत्त्यो हो भेदात्, अर्धविराम, इह इह बराबर जागरे, जागरे, ठीक। चलो भाई, तद यह शब्द है कि नहीं, तो तद शब्द का अर्थ कर दिया, तद मतलब तस्मात् मतलब बाद निवृत्ति हो भेदात्, बाद और निवृत्ति इन दोनों में भेद होने के कारण मिला इतना। यह शब्द का अर्थ कर दिया जागरे, तस्मात् इह जागरे ब्रह्म साक्षात्कार अभाव,
यहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, जागृत में आया, इसका मतलब अधिष्ठान ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ब्रह्म साक्षात्कारा भावा, उस पर लिखिए, उसके ऊपर एक शब्द, स्वप्न अधिष्ठान साक्षात्कारा भावा। स्वप्नाधिष्ठान साक्षात्कारा भावा। ठीक है, स्वप्न का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसका साक्षात्कार तो हुआ नहीं, जागृत में आना मतलब, इसलिए लिखा ब्रह्म साक्षात्कारा भावात, ब्रह्म साक्षात्कार न होने से। स्वप्न से जागृत में आना मतलब ब्रह्म साक्षात्कार थोड़ी है, नहीं है। तो ब्रह्म साक्षात्कारा भावात, साक्षात्कार न होने से स्वप्न प्रपंच महाबाधी, स्वप्न प्रपंच का बाद हम नहीं कहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ तो उपादान करना विद्या की निवृत्ति नहीं हुई, अतः उसको बाद नहीं कहेंगे। तो भी निवृत्ति तो है ही वहां पर। तो यहां पर आया है स्वप्न प्रपंच महाबाधी, मिला। तो महाबाधी के ऊपर लिखिए वाक्य, महाबाधी बराबर, महाबाधी बराबर अविद्या सह, अविद्या सह न निवर्तेत इत्यर्थः। अविद्या सह न निवर्तेत इत्यर्थः। कौन मिलेगी? स्वाप्न प्रपंचस्य बाद मा भूत इति यावत्, स्वाप्न प्रपंचस्य बाद मा भूत इति यावत्। ठीक, अर्थ भाई। तो स्वाप्न प्रपंच का बाद नहीं हो रहा है तो मत होने दो, मतलब अविद्या से नहीं निवृत्त हो रहा है तो मत होने दो, है कि नहीं? किंतु आगे मुसल प्रहारेण घटादेहे इव विरोधी प्रत्यांतरोदयेन स्वप्न जनकी भूत निद्रा दोष नाशेन वा गजादि निवृत्त को विरोध। जागृत में आने के बाद गजादि निवृत्ति की होने में, स्वप्न पदार्थ की निवृत्ति होने में कौन सा विरोध है? कोई विरोध नहीं है, क्योंकि निवृत्ति के लिए जो साधन चाहिए वो वहां पर है। तो निवृत्ति के लिए अधिष्ठान का ज्ञान होना जरूरी है क्या? नहीं, और हुआ भी नहीं। यहां पर जागृत में आने पर स्वप्न के अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हुआ भी नहीं, तो भी निवृत्ति हो सकती है। क्यों? तो विरोधी प्रत्यय उदय न पद आया है ना, विरोधी प्रत्यय उदित हो जाने से। क्यों? स्वप्न जन की भूत निद्रा दोष नाशे न, ये दो निमित्त दिया, इसलिए निवृत्ति हो सकती है। तो विरोधी प्रत्यय उदय न, विरोधी प्रत्यय उदित हुआ जागृत में आने से, क्योंकि पहले प्रत्यय ज्ञान कौन सा था? स्वप्न पदार्थ का ज्ञान था। अब जागृत में आया तो जागृत के पदार्थ का ज्ञान हुआ, तदाकार वृत्ति हुई जागृत पदार्थ का, तो विरोधी प्रत्यय उत्पन्न हुआ। जैसे वहां पर सर्प की बुद्धि चली गई और भूरेश की बुद्धि उत्पन्न हुई, तो विरोधी प्रत्यय उत्पन्न हुआ। उस प्रकार विरोधी प्रत्यय उत्पन्न हो जाने से स्वप्न पदार्थ की निवृत्ति हो जाती है। कब? जागृत में आने के बाद। क्यों? स्वप्न पदार्थ का पदार्थों के लिए कारणभूत दोष था कौन सा? निद्रा। तो वो निद्रा रूप दोष निवृत्त हुआ जागरण में आने से। तो दोष निवृत्त हुआ इसलिए स्वप्न पदार्थ की क्या हुई? निवृत्ति हुई। बाद में क्या हुई? निवृत्ति। निवृत्ति के लिए दो कारण, तो दोनों में से कोई भी संभव है, यहाँ पर दोनों भी हो सकता है। ठीक है ना? विरोधी प्रत्यय का उदय हुआ इसलिए निवृत्ति हुई। क्यों? निद्रा रूप दोष की निवृत्ति हुई इसलिए स्वप्न पदार्थ की निवृत्ति हुई। अतः जागृत में स्वप्न पदार्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। ठीक है ना? उसकी शंका क्या थी कि जागृत में भी स्वप्न पदार्थ की प्रतीति होनी चाहिए। उत्तर क्या दिया? जागृत में स्वप्न पदार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। बाद नहीं हो रहा है किंतु निवृत्ति तो हो गई है, इसलिए प्रतीति नहीं हो रही है। लगा पंक्ति देखिए, मुसल प्रहारेण घटादे इव, ये दृष्टांत है। इसकी तरह विरोधी प्रत्यांतर, विरोधी अन्य प्रत्यय उत्पन्न हो जाने से, क्यों? स्वप्न जन की भूत निद्रा दोष का नाश हो जाने से, वह गजादि निवृत्त हो, गजादि मतलब स्वप्न पदार्थ की निवृत्ति होने में कह विरोध।
कौन सा विरोध है? कोई विरोध नहीं है, ये मतलब हुआ। तो दृष्टांत दिया यहाँ पर मुसल प्रहारेण घटादे इव। उस पर एक वाक्य लिखिए, क्या कैसा दृष्टांत घट जाता है। यथा भवन मते उपादाने सति एव मुसल प्रहारेण घटादेः निवृत्ति। अर्धविराम। तद्वत् अस्मन्मते अपि उपादाने सति एव स्वाप्न गजादीनां निवृत्ति। अर्धविराम। न तु बाधः अर्धविराम। उपादानस्य विद्यमानत्वात् इति भावः। उपादानस्य विद्यमानत्वात् इति भावः। ठीक है, अर्थ की भाई। तो सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, नैयायिकादिकों को, कि यथा भवन मते, हे पूर्व पक्षी नैयायिकादिक, तुम्हारे मत में जिस प्रकार उपादाने सतीव, उपादान कारण वैसा ही विद्यमान रहते हुए मुसल प्रहारेण, घट के ऊपर मुसल मार दिया तो क्या हुआ? घटादि की निवृत्ति हुई। उपादान कारण तो वैसे ही रखा है, मिट्टी आदि चाहे कपाल आदि, केवल कार्य का नाश हुआ, वो निवृत्ति है। उस प्रकार तद्वत् अस्मन् मते अपि, हमारे वेदांत मत में भी उपादाने सतीव, उपादान जो अविद्या वो वैसे ही रहते हुए स्वप्न गजादि नाम निवृत्ति, स्वप्न गजादि की निवृत्ति हो जाती है। लगा अर्थ? किंतु न तो बाद नहीं होता है, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ है। वही लिखा है उपादान से विद्यमानत्व, उपादान कर्म वैसे ही विद्यमान होने से बाद नहीं है, अपितु निवृत्ति है। लगा अर्थ? तो चलिए, तो मुसल प्रहारेण घटादे इव विरोधी प्रत्ययांतरोदयेन, विरोधी अन्य प्रत्यय जागृत का ज्ञान उदित हो जाने से, क्यों स्वप्न जन की भूत, स्वप्न के लिए कारणभूत जो निद्रा रूपी दोष है उसकी निवृत्ति हो जाने से वा गजादि निवृत्त हो कह विरोध। ठीक, तो कह विरोध, इस पर लिखिए वाक्य, कह विरोध बराबर, कह विरोध बराबर का अनुपपत्ति ही, का अनुपपत्ति, अर्थात न कापि अनुपपत्ति इत्यर्थः, न का अपि अनुपपत्ति इत्यर्थः। अनुपत्ति इत्यर्थ पूर्ण विराम। तथा च अधिष्ठान साक्षात्काराभावेन, अधिष्ठान साक्षात्काराभावेन उपादानस्य अज्ञानस्य नाश अनुत्पत्तौ अपि स्वाप्न प्रपंचस्य नाशात्, अर्धविराम
जागरे न स्वप्न पदार्थस्य प्रतिभासापत्ति इति भावः। ठीक, देखो भैया, कह विरोध अर्थात का अनुपपत्ति, कौन सी अनुपत्ति होगी? अर्थात न काप्य अनुपत्ति, कोई अनुपत्ति नहीं है। तथा च अधिष्ठान साक्षात्कार अभावेन, जागृत ज्ञान से अधिष्ठान का साक्षात्कार न होने पर भी अभावेन क्या उपादान से अज्ञान से नाश अनुत्पत्तो, अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं हुआ, इसका मतलब उपादान कारण जो अज्ञान उसकी नाश भी नहीं हुआ। नाश अनुत्पत्तो, नाश उत्पन्न न होने पर भी स्वप्न प्रपंच से नाश, तो भी स्वप्न प्रपंच का नाश हो जाता है। इसलिए जागृत अवस्था में स्वप्न पदार्थ की प्रतीति होनी चाहिए, ये कह नहीं सकता कौन? पूर्व पक्ष। जागरे न प्रतिभासापत्ति, प्रतीति की आपत्ति, स्वप्न पदार्थ की प्रतीति होनी चाहिए, ऐसी आपत्ति वो कर नहीं सकता, क्योंकि भले जागृत में आने पर बाद नहीं हो रहा है किंतु निवृत्ति हो रही है। लग गया अर्थ? गजादि निवृत्तौ क विरोध अर्थात न क विरोध हो गया। आगे चलिए भाई। एवं च शुक्ति रूप्यस्य, शुक्ति, ये तो स्वप्न के बारे में बताया, उसी प्रकार अब शुक्ति रजत के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। एवं च शुक्ति रूप्यस्य शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्यत्व पक्षे शुक्ति इति ज्ञानेन तद अज्ञानेन सह रजतस्य बाधः। और मूल अविद्या कार्यत्व पक्षे तु मूल अविद्यायाः ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया शुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया रजतस्य तत्र शुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्र मुसल प्रहारेण घटस्य इव। हो गया। थोड़ा अब पहले से जरा अर्थ समझ लीजिए, बाद में पंक्ति लगाएंगे। दृष्टांत उदाहरण है अभी किसका? शुक्ति रजत का। बराबर। तो शुक्ति रजत का उपादान कारण कौन, परिणामी उपादान कारण कौन, ये पहला निर्णय करेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है उसका उपादान कारण शुक्तिउपयी चैतन्याश्रित अविद्या कारण है, परिणामी उपादान कारण, अर्थात जिसका नाम है तूल अविद्या। कौन सी अविद्या जी? तूल अविद्या। अविद्या के दो प्रकार, तूल अविद्या, मूल अविद्या। लक्षण दिखाएंगे, पहले समझ लीजिए। मोटी मोटी भाषा में ब्रह्म चैतन्य के आश्रय से रहने वाली अविद्या, उसका नाम है क्या? मूल अविद्या। और पदार्थोपयी चैतन्याश्रित रहने वाली जो अविद्या है, घटोपयी चैतन्याश्रित रहने वाली, पटोपयी चैतन्याश्रित रहने वाली, तत्त पदार्थोपयी चैतन्य के आश्रय से रहने वाली जो छोटी छोटी अविद्या है, उसको कहेंगे क्या? स्थूल अविद्या। बराबर। अब रजत जो है शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत, उसके लिए परिणामी उपादान कारण कौन, ये प्रश्न है। तो दो मत है। उस रजत के लिए परिणामी उपादान कारण यदि तूल अविद्या मानते हैं, तूल अविद्या मतलब शुक्त्युपहित चैतन्याश्रित अविद्या, वो कारण है। ऐसा जो लोग मानते हैं उनके मत में तो शुक्ति का ज्ञान होने के बाद, यम शुक्ति, ऐसा जब ज्ञान होगा बाद में अधिष्ठान का, तब रजत का क्या होगा? बाद। क्योंकि तुला विद्या निवृत्ति हुई, उपादान कारण, कार्य भी निवृत्त हुआ, तो वो हुआ बाद। बराबर, ध्यान दीजिए। किंतु जो लोग रजत का परिणामी उपादान कारण, क्या बोलते जाओ, रजत का परिणामी उपादान, जो लोग रजत का परिणामी उपादान कारण, हाँ, तूल अविद्या को न मानकर, मतलब शुक्त्युपयी चैतन्याश्रित अविद्या को उपादान कारण न मानकर मूल अविद्या को उपादान कारण मानते हैं, अर्थात माया को उपादान कारण मानते हैं। ब्रह्म चैतन्याश्रित अविद्या को, माया को उपादान कारण मानते हैं। लग गया। उनके मत में शुक्ति का जब ज्ञान होगा, यम शुक्ति ही,
उनके मत में तो रजत की अप्रतीति उस समय में भी है, किंतु उस समय उनके वो क्या होगा रजत का, वो रजत की निवृत्ति होगी। क्यों? शुक्ति का ज्ञान हुआ किंतु अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अधिष्ठान कौन है फिर? ब्रह्म चैतन्य। क्योंकि उपादान कारण कौन माना? मूल विद्या, और मूल विद्या का जो अधिष्ठान है ब्रह्म चैतन्य, वो अधिष्ठान है फिर। तो शुक्ति का ज्ञान तो हुआ, विरोधी वृत्ति उत्पन्न हुई, इसलिए रजत की प्रतीति नहीं होगी, बात बराबर। किंतु इस समय जो रजत की अप्रतीति है वो बाद नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ, अविद्या वैसी बाकी है। फिर ये क्या है? फिर निवृत्ति। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, शुक्ति का ज्ञान होने पर रजत की निवृत्ति हो जाती है। तो रजत की निवृत्ति हो जाती है ऐसा कहने पर रजत का परिणामी उपादान कारण कौन? मूल विद्या। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखिए, समझ लीजिए, गए वहां पर शुक्ति हाथ में लिया, यम शुक्ति, शुक्ति का ज्ञान हुआ, और शुक्ति का ज्ञान होने के बाद रजत की प्रतीति नहीं हो रही है, बराबर। तो उस समय रजत की निवृत्ति हो गई। तो रजत की निवृत्ति हुई ऐसा जब कहेंगे हम, तब उस समय रजत का परिणामी उपादान कारण कौन? मूल विद्या। क्योंकि अविद्या वैसी ही बाकी है ना। शुक्ति का ज्ञान हुआ तो अविद्या की निवृत्ति हुई क्या? नहीं, केवल रजत की निवृत्ति दिखाई नहीं दे रहा है, तो रजत की क्या हुई? फिर निवृत्ति हुई। अब दूसरा बात देखिए पुनः वरुण चल लगा। हाँ, अब दूसरी बात देखिए, शुक्ति का ज्ञान हुआ, अब हम कहेंगे भाई शुक्ति का ज्ञान हो जाने से रजत का बाद हुआ। क्या हुआ? निवृत्ति नहीं कर रहे, अब बाद कर रहे। तो बाद हुआ ऐसा जब हम कहेंगे, उस समय अर्थात उस रजत का परिणामी उपादान कारण कौन? तुला विद्या। रजत का परिणामी उपादान कारण कौन है उस समय? तुला विद्या। तुला विद्या मतलब शुक्ति उपहित चैतन्य आश्रित अविद्या। शुक्ति का ज्ञान हुआ, अविद्या भी निवृत्ति हुई, अविद्या का कार्य रजत भी निवृत्त हुआ, उपादान कारण सहित रजत की निवृत्ति हुई, इसलिए वो क्या हुआ? बाद है कि नहीं? तो बाद पक्ष में रजत का परिणामी उपादान अविद्या मतलब शुक्ति उपहित चैतन्य आश्रित अविद्या। ठीक है, और रजत की निवृत्ति, शुक्ति के ज्ञान से रजत की निवृत्ति हो गई ऐसा कहने वाले जो लोग, उनके मत में उस रजत का परिणामी उपादान कारण कौन? मूल अविद्या अर्थात माया। बात समझ में आ रही है? ये दे रहे और कुछ नहीं, इतना ही बात बताना है 2-3 पंक्ति में। पंक्ति को देखिए अभी, एवं च मिला, एवं का अर्थ लिखिए। एवं मतलब कार्यनाशस्य द्वैविध्ये सति। कार्यनाशस्य द्वैविध्ये सति मतलब कार्य का नाश 2 प्रकार का होने से। ठीक है, अब देखिए आगे पंक्ति पढ़ता हूं मूल में। एवं च शुक्ति रूप्यस्य, शुक्ति रूप मतलब शुक्ति के ऊपर प्रतीत रूप रजत आदि, रूप्यस्य शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या। मिला पंक्ति? शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा विद्या, जिसका नाम है क्या? तुला विद्या। कार्यत्व पक्षी मतलब जो लोग रजत को कार्य मानते, किसका? तुला विद्या का। किसका कार्य? तुला विद्या का कार्य। तो पंक्ति लिखी भाई, शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्यत्व पक्षे, जो लोग तुला विद्या का कार्य मानते हैं, किसको? रजत को। रजत को पक्षे शुक्ति ही इति ज्ञानेन, जब अधिष्ठान मतलब शुक्ति का ज्ञान हुआ, यम शुक्ति ही इति ज्ञानेन क्या होगा? तद अज्ञानेन सह, तद अज्ञान तुला ज्ञान, रजत उपहित रजत का लिए उपादान कारण जो तुला ज्ञान, तद अज्ञानेन सह रजतस्य बाद। रजत का क्या हुआ? फिर बाद हुआ। तो बाद हुआ होता है, शुक्ति का ज्ञान होने पर बाद हुआ रजत का, तो उसके मत में कौन उपादान कारण है रजत का? तुला विद्या। मिला पंक्ति? पुनः देखिए उस पंक्ति को। एवं च शुक्ति रूप्यस्य
शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्यत्व पक्षे शुक्ति ही इति मिला। शुक्ति ही इति इसका अर्थ लिखिए, एक उस पर एक वाक्य, शुक्ति ही इति ज्ञानेन, ये प्रतीक है, शुक्ति इति ज्ञानेन बराबर इयं शुक्ति इत्याकारकेन, इयं शुक्ति इत्याकारकेन अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारेण, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कारेण, ठीक है। यम शुक्ति, यह शुक्ति है, इस प्रकार के अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार हो जाने से, मिला पंक्ति, आगे चलिए मूल में, तद अज्ञानेन सह, मिला, तद अज्ञानेन सह, उस पर लिखिए एक वाक्य, तद अज्ञानेन बराबर बराबर शुक्ति रजताति उपादान भूतेन, शुक्ति रजतादि उपादान भूतेन तूल अज्ञानेन इत्यर्थः। तूल अज्ञानेन इत्यर्थः, पूर्णविराम। आगे एक वाक्य, तूल अज्ञानस्य, तूल अज्ञानस्य ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भिन्न ज्ञान नाश्यत्वात्, भिन्न ज्ञान नाश्यत्वात्, ठीक है, नाश्यत्वात् इति भाव। देखो भाई अर्थ, तद अज्ञानेन मतलब शुक्ति रजतादि उपादान भूत अज्ञान, जो तुल अज्ञान है, उस अज्ञान के सहित रजत का बाद हो जाता है, क्योंकि तुल अज्ञान की निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान भिन्न ज्ञान से भी नष्ट होता है, कौन? तुल अज्ञान। लग गया अर्थ? तो अज्ञानेन स रजतस्य बाधः, मिल गया ना जी। आगे देखिए आप, मूल अविद्या कार्यत्व पक्षेतु, मूल अविद्या ही, अविद्या का ही कार्य है कौन? शुक्ति रूपीय। तो शुक्ति रूपीय जो पहला पद है कि नहीं, एवं से इसके बाद उसकी अनुवृत्ति आगे लाना है, शुक्ति रूपीय से पद की। तो मूल अविद्या कार्य तो पक्ष मतलब कैसा? शुक्ति रूप्यस्य मूल अविद्या कार्यत्व पक्षेतु, मतलब जो लोग शुक्ति रूप्य को, शुक्ति पर प्रतीत रजत को मूल अविद्या का कार्य मानते हैं, उनके मत में तो क्या भाई? तो मूल अविद्या कार्यत्व पक्षेतु मूल अविद्याया ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया। और मूल अविद्या की निवृत्ति कैसी होती है? केवल ब्रह्म साक्षात्कार से ही होती है। और उनके मत में फिर शुक्ति का ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान थोड़ी हुआ है, नहीं, तो भी रजत नहीं दिखाई देता है, रजत की निवृत्ति तो हो ही गई, फिर वो क्या है? रजत की निवृत्ति है, बाद नहीं। मूल विद्या कार्यत्व पक्षेतु मूल विद्यायाः ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यते, ब्रह्म तत्व साक्षात, ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार से निवृत्त होती है मूल विद्या। इसलिए शुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया, है कि नहीं? शुक्तित्व ज्ञान से निवृत्त नहीं होती है कौन? मूल विद्या, ठीक है ना? तो शुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया कौन? मूल विद्या, उस पर लिख के रखी जाए तो शुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया, शुक्तित्व ज्ञान से निवृत्त नहीं होती है मूल विद्या। इसलिए क्या? रजतस्य तत्र, रजत की तत्र, तत्र मतलब शुक्तौ, तत्र शब्द का अर्थ लिखे शुक्तौ। देखो भाई अर्थ, रजतस्य तत्र शुक्ति ज्ञानात्, वह शुक्ति में जब शुक्ति का ज्ञान हुआ तब शुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्रा, रजतस्य निवृत्ति मात्रा, रजत की क्या हुई? केवल निवृत्ति हुई। तो रजत की निवृत्ति किनके मत में? जो लोग
रजत का कारण मूल विद्या को मानते हैं, उनके मत में निवृत्ति। और रजत का बाद किनके मत में? जो लोग रजत का कारण तुल विद्या मानते हैं, तुल विद्या मानने वाले के मत में रजत का बाद। और दूसरा पक्ष तुल विद्या परिणामी उपादान कारण है रजत का, ऐसे मानने वाले के मत में रजत का शाबाश बाद। और मूल विद्या परिणामी उपादान कारण है रजत का, उनके मत में शुक्ति के ध्यान से रजत का निवृत्ति, रजत की निवृत्ति, बात नहीं। लग गए जी? तो शुक्ति ज्ञानात् निवृत्ति मात्र, मिला पंक्ति, निवृत्ति मात्रम, मात्रम है कि नहीं? तो मात्रम पद पर एक वाक्य, निवृत्ति मात्रम लिखिए, न बाध, मतलब निवृत्ति मात्र है, न बाध, न बाध, मात्रम का अर्थ लिख रहे आप, न बाध, मात्रम बराबर न बाध, अभी अर्धविराम। उपादानस्य मूल अज्ञानस्य सत्वात्, उपादानस्य मूल अज्ञानस्य सत्वात्, उपादानस्य मूल अज्ञानस्य सत्वात् इति भाव। ठीक, उपादान कारण मूल अज्ञान वैसे ही रहा है, इसलिए वो केवल निवृत्ति है। किसकी तरह? मुसल प्रहारेण घटस्य, है कि नहीं? मुदगर मार दिया घट के ऊपर, तो घट की निवृत्ति हुई कि बाद हुआ? निवृत्ति हुई, बाद नहीं। उस प्रकार शुक्ति का ज्ञान हुआ तो रजत की निवृत्ति। उनके मत में जो लोग रजत का परिणामी उपादान कारण मूल विद्या को मानते हैं, उनके मत में, उनके मत अनुसार शुक्ति ज्ञान से रजत की निवृत्ति। बराबर? अलग समझ में ना, अलग अलग? चलिए अब थोड़ा लिखिए भाई, मूल विद्या किसको कहते हैं और तुल विद्या किसको कहते हैं। लिखिए, मूला विद्या बराबर मूला विद्या बराबर अनादि भाव भूता, अनादि भाव भूता आवरण विक्षेप शक्तिमती, आवरण विक्षेप शक्तिमती ब्रह्म ज्ञान नाश्या, ब्रह्म ज्ञान नाश्या शुद्ध ब्रह्माश्रया, शुद्ध ब्रह्माश्रया तद विषया, तद विषया या सा मूला विद्या, तद विषया या सा मूला विद्या। ठीक, अर्थ समझ लीजिए भाई। अनादि भाव भूत, अनादि भाव स्वरूप है, अनादि भाव है, उत्पन्न नहीं हुई है, और आवरण विक्षेप शक्ति वाली है, और ब्रह्म ज्ञान से केवल नष्ट होती है, और शुद्ध ब्रह्म के आश्रय से रहती है, और विषय मतलब आच्छादित भी शुद्ध ब्रह्म को ही करती है। ऐसी जो अविद्या, उसको कहेंगे क्या? मूला विद्या। अब लिखिए, तुला विद्या, तुला विद्या बराबर आवरण विक्षेप शक्तिमती, आवरण विक्षेप शक्तिमती ब्रह्म ज्ञानान्य ज्ञान नाश्या, ब्रह्म ज्ञानान्य ज्ञान नाश्या, ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान नाश्या, अन्य ज्ञान नाश्या सोपाधिक चिदाश्रया, सोपाधिक चिदाश्रया तद विषया, तद विषया या सा तुला विद्या, या सा तुला विद्या। ठीक है, आवरण विक्षेप शक्तिमती, आवरण और विक्षेप शक्ति वाली है, ब्रह्म ज्ञान अन्य ज्ञान नाशा,
उसका नाश होने के लिए जरूरत नहीं है किसकी? ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान, अन्य पदार्थों का ज्ञान, उसके ज्ञान उस ज्ञान से भी नष्ट होती है। और कहा रहती भाई सोपाधिक चिदाश्रया, सोपाधिक चैतन्य मतलब तत्त पदार्थों पर चैतन्य, घटोपय चैतन्य, पटोपय चैतन्य, वटोपय चैतन्य, उस चैतन्य के आश्रय से रहती है। कौन? स्थूल अविद्या। सोपाधिक चिदाश्रय। और विषय भी किसको करती है? उस सोपाधिक चैतन्य कोई विषय करती है, मतलब आचरित करती है। ऐसी जो अविद्या है उसका नाम है क्या? स्थूल अविद्या। सरल सरल क्या? ब्रह्म चैतन्य के आश्रय से रहने वाली अविद्या मूल अविद्या, और तत्त पदार्थों पर चैतन्य आश्रित रहने वाली अविद्या स्थूल अविद्या। हो गया जी? बस आगे का विचार हम लोग कर सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।